हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज से अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा हिंदी है। और हिंदी जो है कई एग्ज़ामों की दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, एमपीएसआई हो गया। एमपीएसआई में तो 70 नंबर की हिंदी आती है। और भी कई एग्ज़ाम हैं, जैसे एमपीपीसीएस मेंस हो गया, अब वहाँ पे भी हिंदी आएगी। तो इस दृष्टि से हिंदी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको आज से हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड, इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहां से उसको डाउनलोड करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। और फ्रेंड, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। आपको यहाँ से एक एक चीज़ कीवर्ड पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। अब भाषा होती क्या है? तो भाषा को हम कह सकते हैं, भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को जो है व्यक्त कर सकते हैं। तो वो जो है हमारी भाषा कहलाती है। अर्थात मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अर्थात एक मनुष्य होता है जो एक सार्थक जो वाणी जो को हम जो बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये एक भाषा के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो इसे ही हम भाषा कहते हैं। अब भाषा, अधिकांश एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है कि भाषा किस धातु से बना है। तो भाषा शब्द जो है वो एक भाष धातु होती है जो संस्कृत का शब्द है उससे बना है। तो भाषा जो है भाष धातु से बनी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर भाषा को व्यक्त करने के लिए किन किन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा सबकी होती है, जानवर की भी भाषा होती है, पक्षियों की भी भाषा होती है। तो उस दृष्टि से भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है ध्वनि। अब ध्वनि कैसे? जैसे चिड़िया कोयल बोलती है कू कू, तो वो एक हमें कोई भाषा नहीं सुनाई पड़ती लेकिन एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो पहला माध्यम तो हो गया ध्वनि। दूसरा माध्यम होता है अक्षर। अगर हम कोयल की वाणी को ही लिखें कि कोयल कैसे बोलती है कू, तो उसके लिए हमें एक अक्षर चाहिए जिसको हम कहते हैं का। तभी हम इसको बनाएंगे कू। का से बनेगा कू, तो कू कू जो है, तो यहाँ से हमें एक अक्षर की आवश्यकता होगी। इसके बाद शब्द। जब हम एक कूकू, यानी ये एक पूरा शब्द हो गया। कोयल कैसे बोलती है? तो कूकू बोलती है, तो ये एक पूरा शब्द हो गया। तो एक शब्द के माध्यम की जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम लिखें कि कोयल बोलती है, तो एक इसके लिए पूरा एक वाक्य बनाना पड़ेगा जो अक्षरों और शब्दों से मिलकर बनेगा। तो जो चौथा माध्यम होगा वो होगा हमारा वाक्य। और वाक्यों से ही हमारा क्या एक जो नया माध्यम उत्पन्न होता है वो विचार। तो भाषा से किस किस चीज़, भाषा से क्या क्या चीज़ जन्म लेती है? तो ध्वनि आती है भाषा से, अक्षर आता है, शब्द आता है, वाक्य आता है और विचार आता है। तो ये चीज़ें जो हैं भाषा से जो है उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के आखिर साधन क्या होते हैं। तो भाषा के जो है साधन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भाषा मौखिक, दूसरी होती है भाषा लिखित। जो मैं बोल रहा हूँ ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा का, मैंने लिखा खा, तो ये जो भाषा का माध्यम हो गया, तो ये हमारा लिखित माध्यम हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बात करते हैं भाषा के अंगों के बारे में। भाषा के अंग कितने होते हैं? तो जैसे भाषा को पहला अंग होता है वाक्य। भाषा जो है वाक्यों से बनती है। अब वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य बनते हैं शब्द से, शब्दों से बनते हैं, जो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। और जो शब्द किससे बनते हैं? शब्द जो है प्राय एक एक मूल ध्वनि से बनते हैं। जैसे आ एक ध्वनि हो गई, ठीक है। इन सब चीज़ों से मिलकर जो है क्या बनेंगे? इनसे मिलकर शब्द बनेंगे। तो भाषा के अंग कौन कौन से? वाक्य, शब्द और ध्वनि। ये भाषा के 3 अंग हो गए। अब हम बात करते हैं हिंदी जगत में जो भाषा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, अर्थात हिंदी में जो है भाषा का जन्म कैसे हुआ। तो पहली बात, तो हिंदी जो है किस परिवार का हिस्सा है? तो हिंदी जो है वो भारतीय परिवार, क्या कह सकते हैं, भारोपी परिवार जो है उसका हिस्सा है। अब यहाँ पे बात आई है भारोपी परिवार की, तो भारोपी परिवार के बारे में जान लेते हैं। भारोपी परिवार जो है वो हम भारत प्लस ईरान की जो मिश्रित भाषा है उसको हम भारोपी कहते हैं। अब यहाँ पे जो भारत, तो भारत में जो भाषा बोली जाती थी जिसे हम आर्य भाषा कहा जाते थे, तो वो भाषा जो है भारत और पंजाब में बोली जाती थी, तो जिसको हम कहते हैं आर्य भाषा। तो अगर भारोपी परिवार की भाषा पूछी जाए किस क्षेत्र में है, तो भारत और ईरान क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा होती है? भारोपी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के प्रांतीय स्तर पर या भारत और प्लस पंजाब के स्तर पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पे हमारी जो हो जाएगी वो भारतीय आर्य भाषा बोली जाती है। भारतीय आर्य भाषा कई प्रकार की होती है, जैसे हिंदी होगी, गुजराती होगी, मराठी होगी और बंगाली होगी। तो ये जो है पर्टिकुलर भारतीय आर्य भाषाओं की
जैसे तमिलनाडु साइड आप चले जाओ तो वहाँ अलग भाषा बोली जाएगी, गुजराती। तो ये जो है आर्य भाषा होगी। अब हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास के दौरान जो हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय इतिहास के दौरान जो है हिंदी भाषा का जो विकास हुआ उसमें क्या है, पहला ये 3 भागों में भाषा का विकास हुआ। पहला है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरी है आधुनिक आर्य भाषा। अब हम अगर बात करें प्राचीन आर्य भाषा की, तो इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। फिर जो मध्यकालीन आर्य भाषा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषा है वो 11000 से लेकर अब तक जो है ईस्वी तक ही चल रहा है। अब हम बात करते हैं प्राचीन आर्य भाषा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राचीन आर्य भाषा पर्टिकुलर 2 भागों में बटी थी, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, जिसमें केवल ऋग्वेद की जो है रचना की गई। तो यही पूछा जाता है वैदिक संस्कृत में कौन सी रचना कृत की जन्म हुई, तो वो जो है ऋग्वेद की। इसके बाद जब बात आती है लौकिक संस्कृत की, लौकिक संस्कृत थोड़ा साहित्यिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, जिसका टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इसमें ये हुआ कि इसमें केवल जो साहित्य थे उनका जन्म हुआ। तो वैदिक संस्कृति में ऋग्वेद का जन्म हुआ और लौकिक संस्कृति में जो भी साहित्यिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे उनका जन्म हुआ। अब बात करते हैं जो प्राचीन जो हमारी जो आर्य भाषा थी इसमें क्या क्या गुण थे। तो प्राचीन जो आर्य भाषा थी, पहली बात तो यह भाषा जो है योगात्मक थी। इसमें जो क्रम था वो नियमबद्ध तरीके से था। ये एक संगीतात्मक भाषा थी, मतलब उसको बोल कर, क्योंकि ऋग्वेद में जितने भी श्लोक लिखे गए हैं वो गाकर ही लिखे गए हैं, इसलिए संगीतात्मक थी। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि प्राचीन भाषा में 3 लिंग और 3 वचन थे। ये जो है अब फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आया था। इसके बाद यहाँ पे जो पदों का जो स्थान होता है वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की। तो जो मध्यकालीन आर्य भाषा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है इस काल को जो है लोक भाषा काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारी लोक भाषाओं का निर्माण हुआ। जैसे पहली हमारी लोक भाषा आती है पाली। पहली बात तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। अब यहाँ पे 2 भाषाओं का जन्म हुआ, 3 भाषाओं का जन्म हुआ। पहली होती है पाली, दूसरी होती है प्रकट और तीसरी होती है अपभ्रंश। अब हम बात करते हैं पाली की। तो पाली जो है एक कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के टाइम पे गौतम बुद्ध की जितनी भी रचनाएं थी वो पाली भाषा में थी, इसलिए पाली भाषा का जो टाइम पीरियड था वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था। इस पाली भाषा से क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं। पहला आता है देश की प्रथम देसी भाषा कौन सी थी, तो वो हमारी कौन थी, पाली भाषा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी प्राकृत भाषा कौन सी है, तो वो भी हमारी पाली है। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है। ये दोनों क्वेश्चन ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक भाषा का टाइम पीरियड। तो प्राकृतिक भाषा का टाइम पीरियड जो था 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड था वो 500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व तक था। यहीं अपभ्रंश में जो 500 से 800 ईसा पूर्व तक था, वहाँ पे जो है कह सकते हैं अपभ्रंश के जो उत्तर का जो काल था वहाँ पे एक और चीज़ जन्मी जिसे हम अवहट्ट कहते हैं। अब अवहट्ट क्या थी? अवहट्ट एक प्रकार की कह सकते हैं भाषा का ही था, जो कह सकते हैं कि प्राकृत और अपभ्रंश के बीच की भाषा है। ठीक है। तो यहाँ पे अवहट्ट का जन्म हुआ। तो अवहट्ट का कभी कभी स्थान पूछ लेते हैं। प्राकृतिक और अपभ्रंश के मध्य का जो टाइम पीरियड था वो था। अब अवहट्ट में जो है यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अपभ्रंश के में जो है अवहट्ट में जो है विद्यापति ने जो है कीर्तिपाल और कीर्तिलता नामक 2 रचनाएं लिखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली वाली रचना किस में लिखी गई है, तो अवहट्ट में लिखी गई है। और इसे लिखा किसने है, तो विद्यापति ने। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है। अब बात करते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश को जो है कई लोगों ने इसको अपना अपना नाम दिया है। तो पहला जो नाम दिया है वो प्राकृत भाषा, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। और फिर चंद्रधर्म शर्मा जी ने इसे जो है अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी कहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश की। तो अपभ्रंश पर्टिकुलर जो है 7 अपभ्रंश के 7 भेद हैं। कौन कौन से, इनके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारे पास अपभ्रंश आता है जो होता है सौरसेनी अपभ्रंश। ये जो है कहाँ कहाँ इसकी भाषाएं बोली जाती हैं, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। ये जो है कह सकते हैं सौरसेनी अपभ्रंश की जो भारतीय भाषाएं हैं। फिर दूसरी आती है हमारे पास पैशाची अपभ्रंश, इसमें लहदा और पंजाबी आती है। फिर ब्राचंड अपभ्रंश आता है जिसमें सिंधी आती है।
फिर खस अपभ्रंश आता है जिसमें पहाड़ी, कुमाऊँ और गढ़वाली आती है। फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आता है जिसमें मराठी आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश इसमें पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। फिर मागधी अपभ्रंश जिसमें बिहारी, बंगाली, उड़ीसा और असमिया ये आती है। तो यहाँ से अक्सर अपभ्रंश से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से किस अपभ्रंश में कौन सी भारतीय भाषाएं सम्मिलित हैं। तो ये हमारे लिए ये पूरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारा जो काल था आधुनिक, अब हम आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक आर्य भाषा जो काल था इसमें पर्टिकुलर इसको 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब जो प्राचीन हिंदी का काल था वो 1100 से 1450 ईस्वी तक था। मध्यकालीन हिंदी का जो टाइम पीरियड था 1450 से 1850 ईस्वी तक था। और आधुनिक हिंदी जो थी वो 1850 से अब तक था। अब यहाँ पे जो चीज़ आती है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राचीन हिंदी और यहाँ पे जो अपभ्रंश का जो पीरियड था, यानी हम कह सकते हैं अपभ्रंश का जो काल था, प्राचीन हिंदी और अपभ्रंश यानी यहाँ तक का, तो प्राचीन हिंदी और अपभ्रंश काल को भी जो है एक काल का नाम दिया जाता है जिसे संक्रांति कहते हैं, संक्रांति काल। तो ये कहा जाता है, ये कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया संक्रांति समय जो है या संक्रांति काल किसके बीच था। तो संक्रांति काल जो है प्राचीन हिंदी और अपभ्रंश के बीच का काल जो था उसको हम संक्रांति काल कहते हैं। तो यहाँ से पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हिंदी के छोटे टॉपिक को कवर किया है। इससे अक्सर ही आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।